एक ये पिक्चर है और मैं आपको ये फोटो क्यों दिखा रहा हूँ, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। आप भी बोलोगे भाई क्या ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है तू, लेकिन ये फोटो मुझे मस्त लगी तो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं किसने इतना क्लोज वाला जो शॉट है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे कैप्चर किया। पहले तो मुझे टाइम ही लग गया सोचने में कि ये है कौन, फिर पता चला कि अरे भैया ये तो हमारा लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना ही है। तो कुछ कुछ फैंस है, आई थिंक फैन कैम से ही आई होगी, लेकिन फैन कैम इतना अच्छा और इतनी हाई शटर स्पीड के साथ तो फोटो ले नहीं सकता। पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, बट ये फोटो जस्ट मुझे आपको दिखानी थी। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 727 में। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमको विंस मैकमैन की तरफ से पता चली हैं। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो होगन की पासिंग के बाद अभी टीएमजी ने इसके ऊपर कुछ अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हो या फिर एक पूरी वीडियो है, उसमें बाकी काफी सारे लोगों के भी ओपिनियन इंटरव्यूज वगैरह हैं, लेकिन विंस मैकमैन का सबसे इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो विंस ने बताया कि उनको ये पसंद, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इन्वाइट ही नहीं किया विंस मैकमैन को। उस 10 बेल सल्यूट की जब बात होती है, जो भी था टीएमजी की तरफ से जो वीडियो ट्रिब्यूट थी होगन के लिए, यहां पे ये पता चला कि उन्होंने, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनवाइट ही नहीं किया विंस मैकमैन को। और विंस मैकमैन के चेहरे पर वो नजर आ रहा था कि वो कितना ज्यादा इस बात से डिसअपॉइंट है। और उनसे पूछता भी इंटरव्यूअर कि अच्छा तुम स्ट्रक थे, तो विंस ने बोला कि भाई तुम बोल रहे हो वही बात जो उन्होंने फील करी। तो ऐसा करके विंस मैकमैन ने अपनी जो निराशा है वो जताई है। मेरे को अभी भी ऐसा बहुत अनरियल सा लगता है ये कि सही में विंस, मतलब वो दिमाग से थॉट जाने में बहुत टाइम लगेगा कि विंस मैकमैन को बिलोंग नहीं करती अब डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि उन्होंने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो फिर अब वो उनकी ही कंपनी में वो आ नहीं रहे, तो ये थोड़ा सा बेकार लगा एज फ्रेंड। लेकिन वो रीजन भी उसके बहुत ऑब्वियस हैं और फिर विंस मैकमैन को वैसे भी ला नहीं सकते थे, जो कि उनका सही डिसीजन भी था। और इवन विंस मैकमैन ने फिर यहाँ पे इस बारे में भी कॉमेंट किया कि लास्ट जो अपीयरेंस थी होगन की वो क्या याद रखी जाएगी। जब मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स प्रीमियर हुआ था, वहां पे सारे लोगों ने उनको बू किया था। तो कहते हैं कि उस टाइम पे उस चीज को देख के बहुत गुस्सा था, क्योंकि होगन ये तो डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता था। और फिर साथ में वो अपने इस मोमेंट के बारे में बताते हैं कि वो बहुत शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने होगन को बहुत सारी चीजों से गुजरते हुए देखा है, लेकिन ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाई कि सही में मेरा जो यार है, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो साथी है, वो नहीं रहा अब इस दुनिया में। और उनके वो जो रेसिज्म या रेसिस्ट जो रिमार्क्स थे उनके ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया कि भले ही उसने ऐसी बात बोली, लेकिन सही में वो रेसिस्ट था नहीं। तो मतलब विंस मैकमैन इसको कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक है वो बंदा रेसिस्ट नहीं है, लेकिन उसने रेसिस्ट बातें बोली हैं और उसका जो हट जाना है उसने भुगता भी है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं होगन को बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस लेके आ भी गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो बंदा वैसे सही है। तो थोड़े अंदर की बात यहाँ पे विंस मैकमैन शेयर करते। बाकी टीएमजी ने एक क्लिप भी शेयर करी जहाँ पे रियल टाइम में पता चलता है कि जो होगन है वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो एकदम से वहाँ पे पूरे उनके मीडिया रूम में जो है एकदम वैसा माहौल बन जाता है कि क्योंकि अब आपको पता है ये पब्लिश करते हैं चीज़ें, तो फिर इनको होता है कि अच्छा अब इसको बाहर लेके जाना। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ अंदर की चीज़ें हमको पता चली और विंस मैकमैन का ओपिनियन था। और वैसे विंस मैकमैन बहुत ज़्यादा प्राइवेट किस्म के इंसान हैं, लेकिन आई थिंक ये होगन के प्रति उनका प्यार ही है जिस वजह से वो टीएमसी के साथ ऐसे एक वीडियो का पार्ट थे। वरना आप इतना ज़्यादा जो है देखोगे नहीं विंस मैकमैन को कि वो किसी के लिए भी ऐसे आए, और क्योंकि इनके रिश्ते नाते रहे हैं। अगर आपने विंस मैकमैन वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियो चैनल पर नहीं देखी तो उसको जाके देखना, आपको पता चलेगा कि क्यों विंस मैकमैन इतना ज़्यादा रेट करते हैं होगन को और क्या हिस्ट्री है। बाकी रिसेंटली हमने डॉक्यूमेंट्री वीडियो अनरियल के ऊपर भी बनाई है, तो उसको भी जाके देख सकते हो। पूरी देखोगे तो आप बोलोगे भाई ऐसा जो कंटेंट है वो तो आपको और लेके आना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस के मैच की बात करते हैं। तो फिलहाल जो डायरेक्शन है वो सारी यही नजर आ रही है कि क्लैश इन पेरिस में ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस का मैच होगा। और अगर ये मैच हो जाता है तो भाई स्टैट ये पता चला कि रेसलमेनिया 40 के बाद से ये पहला सिंगल्स मैच होगा रोमन रेंस का। जब मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे फंसा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है रेसलमेनिया से ही। तो फिर मेरे को रियलाइज हो ओ भाई ये इस रेसलमेनिया की नहीं बात हो रही, ये पिछली रेसलमेनिया की बात हो रही है। तो तब से अब तक रोमन रेंस ने एक भी सिंगल्स मैच नहीं लड़ा। तो मतलब समझ में आ गया है कि अगर आपको रोमन रेंस से एक सिंगल्स मैच चाहिए तो भैया उनके जो जूते हैं वो चुराने शुरू कर दो। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है यहाँ पे कि क्लैश इन पेरिस में तो चलो ये मैच होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको याद होगा अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो कि लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया में इवेंट हुआ था उसको इंजरी की वजह से रीड ने मिस कर दिया था और उसके बाद बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर बोला भी था। अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इंटरेस्टिंग पका सकती है वैसे उनके साथ। अगर कोई चांस है कि क्लैश इन पेरिस में मैच नहीं हो रहा तो क्या पता वहां पे उनको एक बड़ा मैच मिल जाए। बट आई थिंक अब जितने स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हैं, अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं भी होता तो किसी ना किसी तरीके से इस बार ब्रॉन्सन रीड बुक जरूर होंगे। बट ये बड़ा मैच वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या पता उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के भी सेव करे, लेकिन आई थिंक वो स्टोरी में थोड़ा सा बीच में एक रोड ब्लॉक की तरह हो जाएगा, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा सेंस बनता है कि ये मैच क्लैश इन पेरिस में हो, क्योंकि उधर चैंपियनशिप के लिए फिलहाल रोमन रेंस को मौका तो नहीं मिल रहा, जो कि सही बात है। मैंने आपको बोला भी था कि अभी रोमन रेंस एकदम से चैंपियनशिप मैच में आ जाएंगे
तो भाई वो बड़ा बंदा है, वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं आता। जे ओसो को भले तुम कहीं से उठा के भी डाल दो, लेकिन वो चीज तुम रोमन रेंस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो स्टोरी लाइन की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी फॉलो नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि बंदा थोड़ा खुद भी शोज पर उतना कंसिस्टेंट होता नहीं है। अभी रिसेंटली जॉन सीना से सवाल पूछा कि भाई ब्रॉक लेसनर तुम्हारा लास्ट ओपोनेंट होगा इस फेयरवेल टूर का, तो भाई एक बार फिर से, और मैं तो ये बोलूंगा कि अभी बिल्कुल ट्रिपल एच की कच्ची ही करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं 23 साल से सारी चीजें कर रहा हूं और मैंने कभी भी अपने लिए ओपोनेंट पिक नहीं किया, क्योंकि मेरी मेरी फिलॉसफी है वो ये है कि लाइफ में तुमको चीजें मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तुम सिर्फ अपना बेस्ट देते हो। और इसी वाले जो फिलॉसफी के साथ जो है मैं चला हूं, और इसलिए मैंने आज तो कोई अपोनेंट भी पिच नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं इन दोनों को तुम सामने बैठाओ एक बार, ट्रिपल एच और जॉन सीना को, और इनसे बुलवाओ हाँ भाई ये कौन सा है और किसने ब्रॉक लेसनर को बुलाया। क्योंकि एक तो ये सारी बात भी बहुत बड़े मुद्दे पे आके फंसी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ये ब्रॉक लेसनर जैसा नेम नहीं होता, कोई दूसरा नेम होता, तो फिर ऐसा होता। लेकिन ये जॉन सीना का कॉमेंट जो है अभी ऐसे है इस चीज के ऊपर कि भाई नहीं मैंने तो ये नहीं किया। अब इसके बाद लोग इसी बारे में बात करेंगे। मतलब ट्रिपल एच खेला खेल रहा है यहाँ पर लोगों के साथ, वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कुछ भी आए, तो वो चीजें जो है दूसरों के ऊपर डालना चाहता है, क्योंकि जॉन सीना के ऊपर डाल के शायद ट्रिपल एच यहाँ पे आसानी से बच जाए, जो लोग ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बाकी जो खुश है ब्रॉक लेसनर के आने से उनका तो ठीक है, उनको तो एट द एंड ये है कि ब्रॉक लेसनर फाइनली वापस आ चुके हैं। अभी क्लैश इन पेरिस में अभी तक मैच ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच होगा। और ये ट्वीट आप देखो, WWE अनरियल डॉक्यूमेंट्री, अगेन वो चैनल पे मैंने बनाई है, आपने इसको पूरा देखा होगा तो और समझ में आएगा कि यहाँ पर ट्रिपल एच ने बोला कि जब लॉजिकल रोड प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं तो ऐसे केस में तुम पिवट कर लेते हो। और अगर आप अभी देखो तो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की स्टोरी चल रही है, सारे लोगों को पता है प्रिडिक्टेबल मैच है। कोडी रोड्स अभी जॉन सीना से अगर चैंपियनशिप जीता है तो इतनी जल्दी हारेगा नहीं। तो क्या यहाँ पे अगर ट्रिपल एच इस बात को सही में मीन करते हैं तो वही वाला ट्रिगर पुल होने वाला है कि ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप आ जाए। अगर आप इसकी स्टोरी शुरू से देखोगे तो भले ही पहले वो क्लैश एट द कैसल था, अब ये क्लैश इन पेरिस हो चुका है, मतलब जगह बदल चुकी है, लेकिन आप बोल सकते हो कि उसी का सीक्वल ही है, ऐसा करके बोल सकते हैं। ऐसे तो पहली बार रोमन रेंस के अगेंस्ट वहां पे भी बंदा नहीं जीता, उसके बाद उनको फिर से मौका मिला डेविन प्रीस्ट के सामने, अब भी नहीं जीता। अब दोबारा से जब क्लैश इन पेरिस है तो भाई क्या यहाँ पे अपनी जो स्टोरी है वो ड्रू मैकिंटायर फिनिश कर सकते हैं। और ये ट्वीट मेरा ही है, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई अगर सही में उन बातों को वो मीन करते हैं तो ये उनको करके दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर ऐसे होगा कि वो पता चलेगा कि यार तुम मतलब जो अनप्रिडिक्टेबल या बोल्ड मूव्स की हम बात करते हैं, अगर वो ऐसी चीजों में भी हो तो उसको देखने में मजा आ जाए। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन आप बताना। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ कोडी रोड्स के अगेंस्ट है, बट आई थिंक ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड चैंपियन देखना, अब मेरी आंखें उस चीज को देखने के लिए तरस रही है। और जब भी वो होगा तो ऐसा फील होगा कि वाह भाई क्या प्रोग्राम दिखा दिया तुमने, वो जैसा मीम है। होपफुली ट्रिपल एच ऐसा कुछ सोचें तो थोड़ा सा मजा भी आए इस वाली स्टोरी को और देखने में। अभी मैंने आपको बताया था कि ESPN और ये जो WWE है इनकी डील साइन हुई है, हम लोगों के लिए नहीं है। फिर से बताया तो हमारे लिए जो सारा मामला है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही आने वाला है, लेकिन वहां पे हिसाब किताब अलग अलग रहता है। तो अब पता ही चल रहा है कि भाई ये ESPN वाले चाहते हैं कि WWE नेटवर्क जैसे पूरा था ना, जो पूरी कंटेंट लाइब्रेरी है, वो इनको ESPN के ऊपर चाहिए। और अब तो जैसे जैसे बात आगे प्रोग्रेस कर रही है, पता ये चल रहा है कि इस डील को बहुत ही बड़े तरीके से ये दिखाएंगे और दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने नेटफ्लिक्स वाले सीन में देखा था भाई, वो रॉक ही आ गए थे निकल के, क्योंकि उन चीजों की शुरुआत को बहुत बैंगर तरीके से करना चाहते थे। तो वही सिमिलर चीज आपको ESPN के साथ भी देखने को मिल सकती है। तो अब इसके बाद आपके दिमाग में जो जो बड़े बड़े नाम हैं आप वो यहाँ पे लेके आ सकते हो। इवन कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पहली रेसलमेनिया जो कि ESPN पर होगी, यानी कि ESPN रेसलमेनिया, उसमें क्या पता फिर से जो रॉक हैं वो आ जाए। तो मैं अब रॉक के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, आपको पता, क्योंकि वो जो है थोड़े हमारे धोखेबाज और दगाबाज वाले इंसान हैं। बाकी ये चीज़ आप स्पेकुलेट करने के लिए अभी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा और ESPN के ऊपर वहाँ पे कंटेंट जाएगा तो इसके बारे में हम लोग और बात कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट हुई है कुछ ब्रेट हार्ट की ऐसी, जो कि एज अ फैन सुनने में भी डिसअपॉइंट करती है हमको। तो ब्रेट हार्ट, वैसे तो देखो ब्रेट हार्ट बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो पता नहीं कौन सी वो सही बोलते हैं कौन सी गलत बोलते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आज के रेसलर्स और बढ़िया हो सकते हैं अगर वो मुझे कॉपी करें। अब ब्रेट हार्ट नो डाउट ग्रेट रेसलर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात अगर आप बोलते हो तो फिर लोग आपको थोड़े अलग तरीके से लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे समर स्लैम में इन्वाइट तो किया गया था, लेकिन फिर मुझे WWE ने बोला कि तुम्हारे लिए सीट नहीं है। तो भाई अब एक ऐसा इनविटेशन हुआ ब्रेट हार्ट का, अगर तुमने उनको इनवाइट किया तो फिर ऐसा कैसे कि उनके लिए सीट ही नहीं है। तो ये थोड़ा ऐसा सैड लगा देख के कि एक लेजेंड को इस तरीके से WWE ट्रीट करे। और वैसे भी TKO के आने के बाद से अगर आप माहौल देखोगे तो वो ऐसा ही बन गया है कि भाई अब जो सारे जो पैसों के हिसाब से चीज़ें हैं वही हम लोग करेंगे। तो उस चक्कर में अब जो ऐसे बड़े बड़े नेम हैं वो भी नप रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि जब ऐसे सुपरस्टार जैसे लेजेंड्स के साथ ऐसी ट्रीटमेंट हो सकती है तो फिर तो भाई नॉर्मल सुपरस्टार्स के साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो सुपरस्टार्स रिलीज भी हो
जाते हैं, निकल भी जाते हैं। जैसे कैरन क्रॉस का हमने सीन देखा, अभी चैनल उनको कुछ लगे नहीं, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि कैरन क्रॉस के वो जो क्या था, वो जो फैन साइन है उसको WWE ने लिया था कि तुम उसको फीचर नहीं कर सकते। तो कुछ अजीब अजीब चीज़ें चलती रहती हैं WWE में। अभी जॉन सीना के अपोनेंट जो है लोगन पॉल होने वाले हैं, तो लोगन पॉल ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करी है। और मैं वैसे लकी होना, जब कोई बंदा बहुत मेहनती होता है तो उसके साथ ये लकी होना वाले टर्म को एसोसिएट नहीं करता, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत को हमने थोड़ा सा ऐसे अंडररेट करके दिखा दिया कि नहीं तुम्हारी लक ज़्यादा था। बट ये तो देख के लग रहा भाई लोगन पॉल लकी बंदा तो है। देखो यहाँ पे उन्होंने जो ग्राफिक पोस्ट किया उसमें मेवेदर के साथ उनका मैच, रोमन रेंस के साथ उनका मैच, जॉन सीना के साथ उनका मैच, एक्चुअल में वो तो बॉक्सिंग मैच था जो मेवेदर वाली हमने बात करी। और फिर उन्होंने माइक टाइसन वाला जो पोस्टर है वो भी डाला है। और मैं सही हूँ आई थिंक इसमें कि ये मैच तो, ये फाइट तो हुई नहीं थी, ये तो उनके भैया जी के साथ हुई थी। लेकिन अपने जो वो अपना बड़ा चढ़ा के जो बातें दिखाने वाली चीज़ें वो लोगन पॉल ने कर दी। तो अब सोचो कितना बड़ा एक कॉम्बैट स्पोर्ट का जो एरिया है वो कवर कर दिया है लोगन पॉल ने, कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उनके मैचेस हुए हैं। अगर WWE के सेंस में बोलो भाई, रोमन रेंस, जॉन सीना को हॉलीवुड लेवल पे भी लोग जानते हैं, माइक टायसन तो चलो मजाक में हो गया, लेकिन मेवेदर का भी यहाँ पे नाम है। तो मतलब है बंदा खुरापाती किस्म का। तो और ऐसी खुरापातों की वजह से ही हमने देखा है कि इतना कंट्रोवर्शियल होने के बाद भी अगर आप लोगन पॉल को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं बातों में बने रहते हैं। और अच्छी बात ये भी रही कि अब उनको जॉन सीना के साथ भी मैच मिल रहा है, जो कि अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे ही बहुत छोटा टाइम रह गया जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में। अब बात करते हैं एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल चीज के बारे में, और इसके बारे में आपका ओपिनियन मुझे जरूर चाहिए कि क्या ये सही हो रहा है या फिर क्या ये गलत हो रहा है। एज WWE फैन तो बहुत खतरनाक हो रहा है, जो मैं आपको अब बताता हूं। तो भाई हुआ क्या, WWE का ऑल आउट वाला शो होने वाला है 20 सितंबर 2025 को, ठीक है। अब WWE रिसेंटली, अगर आप चैनल पर चिपके हुए हो तो मैंने आपको बताया कि कई बार वो ऐसा करते हैं कि जैसे AEW का कोई शो चल रहा है तो उस टाइम पे ही अपना शो डाल देते हैं। और ऐसा करके क्या होगा, ताकि कम से कम बात हो AEW के शो के बारे में, और सोशल मीडिया की बात करो, ऑफलाइन मार्केट की बात करो, अटेंडेंस की बात करो, उन सारी जो फैंस हैं उन सारे लोगों को, उन सारी अटेंडेंस को WWE ही कैप्चर करे। तो अब इसी डायरेक्शन में आगे क्या मूव किया WWE ने, अभी ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं और मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से आई है, मेल्जर की तरफ से और बाकी अलग अलग लोगों ने बोला है कि WWE सेम डे पर एक प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली है। स्पेकुलेशन आ रही है कि शायद वो बैड ब्लड हो सकता है, बट पता नहीं नाम में क्या रखा है वो आप कह सकते हो, क्योंकि नाम तो बस नाम ही है, बाकी शो के नाम पे कुछ ज़्यादा यूनिक थीम तो हमको देखने को मिलती नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस वाले शो के लिए WWE मेन इवेंट के लिए जो मैच प्लान कर रही है, क्योंकि उनको AEW को बिल्कुल खत्म करना है, सफाया करना है उस दिन, वो मैच कोई और नहीं बल्कि वही मैच है जिसका इंतजार इस समय फैंस को सबसे ज्यादा है। गेस कर लिया होगा आपने, ये मैच है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो ये मैच WWE डाल के उधर जो AEW का सारा सूपड़ा है वो साफ करना चाहती है। मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो मैच है वो बड़ी स्टेज पर ही होगा, और अभी तक बीच में कोई PLE का पता नहीं था। तो फिर जो नेक्स्ट होती वो क्राउन जूली होने वाली थी, या फिर उसके बाद में भी WWE क्या होता सर्वाइवर सीरीज तक भी इसको लेके जाती। लेकिन अब सितंबर वाले शो के लिए ऐसे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये जो मैच है WWE करेगी। अब ये क्या सही है, क्या ये रेसलिंग के हिसाब से, प्रोफेशनल रेसलिंग के हिसाब से सही मूव है, बिजनेस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत मस्त मूव है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसाइज भी लोग WWE को कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा, मतलब ये फैन वाली चीज़ अब थोड़ी रही, यहाँ पे तो ऐसा हो गया तुम बिजनेस चीज़ को पूरा बना रहे हो। बट ऐसा तो खैर WCW और WWE के जमाने में देखोगे तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो इसके बारे में आई डोंट थिंक सो कि हमको इतना केयर भी करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर जाकर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।